नमस्कार। क्या पाकिस्तान का परमानेंट इलाज उसका बंटवारा है? क्या 4 टुकड़ों में तोड़कर पाकिस्तान के आतंक से हमेशा के लिए छुटकारा मिल पाएगा? पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर आज ये सवाल इसलिए क्योंकि अलग अलग मंचों पर अब इसे उठाया जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान के साथ 4 बार युद्ध किया। चारों बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। भारत ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान आतंक के एक्सपोर्ट में लगा। ऐसा लगता है कि जब तक पाकिस्तान का वजूद रहेगा वो भारत के खिलाफ ऐसी हरकतें बंद नहीं करेगा। कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान भारत के खिलाफ बेवजह शोर मचाता है, लेकिन हम बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में पाकिस्तान के गृह युद्ध की तरफ दुनिया का ध्यान नहीं खींचते। बलूचिस्तान के लोग अलग देश चाहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग अलग पश्तूनिस्तान चाहते हैं, सिंध में सिंध देश की मांग लगातार हो रही है, कराची के मुहाजिरों की अलग मांग है। ऐसे में हम पाकिस्तान के लोगों के इस असंतोष के बारे में दुनिया को क्यों नहीं बताते? पाकिस्तान खुलेआम कश्मीर में आतंकवादियों को मदद करता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है, फिर हमें बलोचों की मदद करने से, पख्तूनों की मदद करने से या सिंधियों की मदद करने से कौन रोकता? मौजूदा सरकार ने बलूचिस्तान का मुद्दा थोड़ी देर के लिए उठाया। खुद पाकिस्तान ने 15 अगस्त के मौके पर अपने भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र किया था, लेकिन इसके बाद भारत बलूचिस्तान के मुद्दे पर खामोश है। हमें अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, लेकिन सवाल यह है कि भारत अपनी रणनीति क्यों नहीं बदलता? हम अभी तक पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ, पाकिस्तान में जारी गृह युद्ध को लेकर अमेरिका और रूस जैसे देशों को साथ क्यों नहीं ला पाए? आज ताल ठोक के पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान डांटने से नहीं, बांटने से सुधरेगा? पाकिस्तान के गृह युद्ध को भारत कब जोर शोर से उठाएगा और क्या पाकिस्तान का नक्शा बदलकर भारत का बदला पूरा हो पाएगा? चार बार युद्ध करने के बाद, कई बार समझौता करने के बाद पाकिस्तान सुधरा नहीं। तो अब हमारी देश की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान का अस्तित्व को ख़त्म करना है, तो इसको 4 टुकड़े में बांटना है। बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगित के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ये जो पाकिस्तानी बर्बरियत है, ये बलूचिस्तान से बढ़कर भारत और पूरी दुनिया तक फैल रही है। तो तमाम जमहूरी कुव्वतों और मौजूद ममालिक के लिए फ़र्ज़ बनता है, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो पाकिस्तान को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। हम सब यही उम्मीद करते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट इस चीज़ का ज़रूर जो है ना बदला लेगी, ज़रूर पाकिस्तान को जवाब देगी। भारत सरकार ने ये मांग करी है पाकिस्तान से कि उनकी सेना में जो भी सिपाही या उनके कमांडर्स इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं, उनके खिलाफ तुरंत उचित कार्रवाई करी जाए। हमको क्या करना चाहिए वो हम यहाँ बताना नहीं चाहते हैं, और बताने से ज़्यादा अपना कार्रवाई हम अपने आप करेंगे एट ए टाइम ऑफ आवर चूजिंग एंड एट ए प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। बात करने से काम में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो कुछ रिस्पॉन्स आप देखिए, बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बलिदान व्यर्थ न होगा, ये अब तक हम 100 बार सुन चुके हैं। पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देंगे, ये हम 10,000 बार सुन चुके हैं, लेकिन जवाब नहीं दिया है और बलिदान भी व्यर्थ हो रहा है। जहाँ तक मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस का मामला है, वो हमने 1996 में पाकिस्तान को दिया था। वो एक, आप ये ध्यान रखिए कि ये WTO के अंतर्गत, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एक ऑब्लिगेशन है। चीज़ कोई ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया ने पाकिस्तान के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस किया हुआ है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या जंग के बजाय बंटवारा पाकिस्तान का परमानेंट इलाज है? दूसरा सवाल, क्या सिर्फ बंटवारे से ही सुधरेगा पाकिस्तान? तीसरा सवाल, पाकिस्तान का गृह युद्ध इंडिया का हथियार कब बनेगा? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, पाकिस्तान के लोगों के असंतोष को भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कब बनाएगा? तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए कौन कौन से खास मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं,
वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ राजीव त्यागी हैं, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अचल मल्होत्रा हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक हैं, आर्मीनिया जॉर्जिया में भारत के राजदूत रह चुके हैं, यूएन और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अहम पदों पर काम कर चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एजेबी जैनी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए राष्ट्रपति का अति विशिष्ट सेवा मेडल उन्हें मिल चुका है और कई थिंक टैंक्स के साथ भी वो जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भी और कुछ मेहमान इस कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ होंगे। जैसे जैसे वो जुड़ेंगे आपसे उनका परिचय कराएंगे। संबित पात्रा, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि पाकिस्तान डांटने से नहीं बांटने से सुधरेगा। प्रधानमंत्री ने लाल किले से 15 अगस्त को एक बार बलूचिस्तान का जिक्र किया था, उसके बाद इसका जिक्र कहीं दोबारा आया नहीं। हम डर गए या हमने प्लान बदल लिया अपना? देखिए रोहित जी, आपने ठीक कहा, प्रधानमंत्री जी ने बलूचिस्तान का नाम एक बार लाल किले के प्रांगण से लिया और ये इंडिया के इतिहास में पहला बार हुआ कि प्रधानमंत्री ने ललकारा पाकिस्तान को बलूचिस्तान को लेके। फिर आपका जो प्रश्न था कि क्या हम डर गए या पीछे हट गए, आप बताइए। अभी भी मैं टीवी चैनल पे बैठा हूँ, आपका एक बहुत फेमस टीवी चैनल है, पाकिस्तान में भी देखा जाता है। मैं जैसे ही कहूँगा कि मैं डरा नहीं हूँ और हम लोग बलूचिस्तान में, मैं ये कोट अनकोट कर रहा हूँ, मैं एक स्पेकुलेटिव सिचुएशन बता रहा हूं कि अगर मैं कहूंगा कि हाँ भारत बलूचिस्तान में काम कर रहा है, आप जानते हैं आज शाम को न्यूज़पेपर में छपना शुरू हो जाएगा, पाकिस्तान में टीवी पे आएगा और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इस पे होगा। कुलभूषण जाधव को वो फांसी पे अगले दिन चढ़ाएंगे कि भारत के सरकार के प्रवक्ता ने माना है उनके टेलीविजन चैनल पे कि बलूचिस्तान पे जो है भारत की सरकार काम कर रही है और उसके अंदर काम चल रहा है। मैं हाथ जोड़ के आप सभी से पैनल, देखिए हम सब इंडियन पैनलिस्ट बैठे हैं, कुलभूषण के विषय में 4 दिन पहले डिबेट कर रहे थे। आज मैं कुछ भी यहाँ खुलासा करता हूँ, सीधा असर कुलभूषण जाधव के ऊपर, उसके ऊपर आक्रमण होगा, उसके ऊपर टॉर्चर होगा, ये न्यूज़ में चलेगा और उसे फांसी पे चढ़ाएंगे। क्या करें? आपको बताएं नहीं तो आप बताते हैं बताओ क्या कर रहे हैं, बताऊं तो वहाँ निहत्था एक आदमी जो इनोसेंट है वो फांसी पे चढ़ेगा। धर्म संकट में है, ना बताओ तो मुश्किल, बताओ तो मुश्किल। ना बताओ तो लोग कहते हैं 2019 में देख लेंगे जी, वोट नहीं करेंगे। बताओ तो एक निहत्था आदमी मर जाता है। मैं देश की जनता से और आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूं, देखिए देश के सामने क्या ऑप्शन है। एक स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर आपको मिला है, ये तो आप मानते हैं कि जितने भी अभी रेस में हैं, मोदी जी, पात्रा साहब एक काम करते ना, इन सब में मोदी जी काम करते ना, पात्रा जी करते हैं, बंद कर देते हैं टीवी तो डिबेट, बता दीजिए, बंद कर दीजिए संसद में चर्चा होना, बंद कर दीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, बंद कर दीजिए अपनी मीटिंग्स के बाद ब्रीफिंग करना, बंद कर दीजिए कैबिनेट के बाद ये बताना शास्त्री भवन में बुला के पीआईबी में कि भाई आज हमने ये बातें की, ये फैसले किए, ये चीजें हमने तय की, ये करने वाले हैं। बंद कर देते हैं फिर सब कुछ। अगर हर चीज सब घूम फिर के कुलभूषण जाधव की आड़ लेने पर मजबूर कर देती है आपको, जिसके लिए आपने क्या किया वो भी दिखाई नहीं देता। ठीक है, कम से कम यही बता देते इसके लिए हमने कुलभूषण जाधव के लिए यहां तक कर दिया था। आपको उसमें भी आप कहते रहे कि 13 बार हमने काउंसलर एक्सेस मांगा, काउंसलर एक्सेस देने को तैयार नहीं हुआ पाकिस्तान। आप काउंसलर एक्सेस नहीं दिला सकते अपने एक आदमी को जो पाकिस्तान की जेल में सड़ रहा है, आप सिर कहां से लाके देंगे 10 लोगों के एक के बदले में? देखिए आप कह रहे हैं चलिए कुलभूषण जाधव को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, बलूचिस्तान में जो भारत की सरकार कर रही है या नहीं कर रही है वो आप खुल के बता दीजिए। मुझे इस पर तकलीफ भी हो रही है मगर मैं फिर भी शेयर करता हूं आपके साथ। अभी जो थोड़े दिन पहले ये आर्टिकल छपे थे हिंदुस्तान के तमाम अखबार में कि मोदीज बलूचिस्तान स्पीच विल बी अ गेम चेंजर, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ, जितना लिखा हुआ पब्लिक डोमेन में उतना बताता हूँ कि इससे एक बड़ा संदेश भेजा गया कि आप अगर हमारे कश्मीर के अनरेस्ट के विषय में बात करने की हिम्मत करोगे तो लाल किले से आपके बलूचिस्तान में जो अनरेस्ट है उसको किस प्रकार हम यूज़ कर सकते हैं ये भी बताएंगे। आप क्या चाहते हैं कि कौन वहाँ जासूस है या नहीं है, कितने जासूस वहाँ इंडिया के हैं या नहीं है, ये सब टीवी चैनल पे आके प्रवक्ता पूछ के बताए। एक तो प्रवक्ता को ये मालूम नहीं होता है। क्या भारत की सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सब बताना शुरू कर दे? आज हम टीवी डिबेट सक्सेसफुल हो, इसके लिए चाहे मेरी सरकार हो चाहे उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही हो, किसी की भी सरकार, हमारी बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो। पात्रा जी, लड़ाई डिबेट सक्सेसफुल होने की नहीं है, आपको भी पता है। हमारी लड़ाई इस देश के सक्सेसफुल होने की है। हमारी लड़ाई उन जवानों के परिवारों की है जिनके सर काट के ले जाए जाते हैं। बिल्कुल, हमारी लड़ाई उन परिवारों की तकलीफ की है जो ये जानते हैं कि युद्ध नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी इस डर में जीते हैं कि उनका सरहद पे गया बेटा पता नहीं जिंदा लौट पाएगा कि नहीं लौट पाएगा, जिन्हें ये यकीन तक नहीं होता आज की तारीख में। मैं समझ रहा हूं कि आप जेन्युइन क्वेश्चन, कल आपको यकीन नहीं होगा, हमने पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं बुलाया, उत्तर देता, हमने केवल शहीदों के परिवारों को बुलाया। परमजीत सिंह के भाई कह रहे थे कि मेरे भाई की अगर लंबाई 1 सेंटीमीटर कम होती
तो आप उसको फौज में लेने से मना कर देते, मुझे उसकी लाश दे रहे हो 1 फुट कम करके। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। रोहित जी, आपकी डिबेट को कल मैंने सुना था, आपने शुरू में ये भी कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के लाभ किया जब वो टीवी में ये सब बातें बता ही नहीं सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते हैं। मुझे भी बहुत मन करता है कि मुझे भी ये सब ब्रीफ हो जाए और मैं आके शेयर कर दूं, छाती पीटूं और चले जाऊं, शायद 5 वोट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, मगर इससे नुकसान भी होता है। मगर फिर भी मैं 2-3 बात यहाँ शेयर करता हूँ, आप देखिए, और मैं सब तथ्यों के साथ शेयर करूँगा। आपने अभी कराची का नाम लिया कि वहाँ हमारे मुहाजिर भाई रहते हैं। पिछले वर्ष जुलाई 26, 2016 का ये पेपर कटिंग में लेके आया हूँ, डॉन अखबार में भी छपा, ये भारत के टाइम्स ऑफ इंडिया का है। इसमें क्या छपा है, जी न्यूज़ में डिबेट हुआ था, आप उसी दिन का डिबेट भी निकाल के देखिए किस प्रकार व्हाइट हाउस के सामने मुहाजिर MQM जो ग्रुप है पाकिस्तान का, वो और जो नवाज शरीफ की पार्टी है, इन दोनों के बीच में व्हाइट हाउस के सामने भिड़ंत हो गई। दोनों एक दूसरे पे हाथापाई करने लगे, न्यूयॉर्क की पुलिस ने आके रोका। ये जो हुआ, दोनों ही पाकिस्तान के ग्रुप भिड़ गए। क्या ऐसा ही हो गया? क्या ऐसा ही हो गया? बाकी इशारे में ही काफ़ी है, समझदार को इशारा काफ़ी है। मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा कि भारत ने कराया, जासूस भेजा, ये सब मैं नहीं बोलना चाहूँगा। दूसरी बात ये देखिए, ये अभी चंद दिनों पहले, कुछ महीनों पहले अफगानिस्तान के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं जानता हूँ किस किस गली में कौन कौन आतंकवादी रहता है पाकिस्तान में। क्या ये ऐसे ही हो गया? तीसरी बात आप देखिए, यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल, पाकिस्तान हैज़ बीन आइसोलेटेड बिकॉज ऑल द सार्क कंट्रीज पुल आउट फ्रॉम द सार्क मीटिंग इन पाकिस्तान। रोहित जी, क्या ये ऐसे ही हो गया? ये हम सब घर में बैठे हुए थे, मोदी जी कोई काम नहीं कर रहे थे, क्या ये ऐसे ही सातों देश अपने 8वें देश के खिलाफ ऐसे ही खड़े हो गए? नहीं, ऐसे ही नहीं हुए, उसके लिए काम करना पड़ा। ये एक आर्टिकल देखिए, डॉन में छपा है, पाकिस्तान क्रिपलिंग स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन इज इट्स ओन फॉल्ट, और इसके अंदर लिखा हुआ है भारत क्या क्या कर रहा है। फॉल्ट लाइंस, जो पाकिस्तान के फॉल्ट लाइंस है, जो 4 आपने कहा, चाहे वो सिंध का हो, चाहे बलूचिस्तान का हो, चाहे वो कराची का हो, चाहे गिलगिट बल्तिस्तान का हो, वहाँ पे क्या हो रहा है, इसका पूरा विवरण इस आर्टिकल में डॉन ने किया है। ये एक आर्टिकल और देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशन में जब पाकिस्तान खड़ा हुआ कश्मीर के विषय में बात करने के लिए, जब से भारत यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र का मेंबर है, तब से जिस क्लॉज को यूज नहीं किया था, उस क्लॉज को यूज किया। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया यूजेस राइट टू रिप्लाई टू कट शॉर्ट पाक कश्मीर ब्लेम गेम। पहली बार उस राइट को यूज किया, इतने वर्षों तक यूज नहीं किया था, पहली बार यूज किया। मोदी इफेक्ट, ये हमारा ही देश का न्यूज़पेपर है, और देखिए जी मीडिया ब्यूरो ने इसे छापा हुआ है। डेट बताता हूं आपको, 9 सितंबर 2016। मोदी इफेक्ट, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वांट्स टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। खुद जी न्यूज़ ने छापा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसमें अनरेस्ट हो गया है, जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसके बाद से अनरेस्ट हो गया। क्या ये ऐसे ही हो गया? अब मैं बताऊं क्या, कौन कौन जासूस है, क्या है उसका नाम, क्या है, जासूसी कैसे होती है, यही बताना पड़ेगा। 9 सितंबर 2016 से आज 3 मई 2017 तक, मैं पढ़ के सुनाऊं आपके बार कितनी बार यहां से सीज फायर वायलेशन हुआ है? पढ़ के सुनाऊं आपको कितनी बार आपके जवानों के साथ बर्बरता हुई है, बदतमीजी हुई है? बिल्कुल हुआ है, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, आपके गांव में शेलिंग हुई है, इसमें कोई दो यहाँ के लोगों को मजबूरन अपने घर छोड़ के भागना पड़ा है। कितनी बार पत्थरबाजों का सपोर्ट हुआ है, कितनी बार पत्थरबाजों ने आपके CRPF के जवानों को, पुलिस के जवानों को अस्पतालों में भर्ती होने पर मजबूर कर दिया है। अगर आपने उनको बिजी रखा होता, राजीव त्यागी, तो क्या पाकिस्तान के पास इतनी फुर्सत होती कि वो आपका जीना आराम किए रहता है इसे? अगर हमने वाकई उनको बिजी कर रखा होता कि हम उनके गृह युद्ध को सड़क पे ला देंगे, हम उनकी जो हालत अंदर की है उसको दुनिया के सामने खोल के रख देंगे, क्यों हम डिफेंसिव हैं? मैं एक वक्तव्य सुनाना चाहूंगा प्रधानमंत्री महोदय का, जिन्होंने दिया था 2014। मारे जा रहे हैं और मैं तो देख रहा हूं हिंदुस्तान सर झुका रहा है। ऐसा दुर्दैव कभी देखा नहीं। भारत इस प्रकार से असहायता का अनुभव करे, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और इसके लिए मैं पूरी तरह केंद्र सरकार को जिम्मेवार मानता हूं, उनकी नीतियों को, उनके सारे कार्यकलाप को, उनकी उदासीनता को यह देश कभी भी माफ नहीं करेगा। ये एक वक्तव्य है जो मोदी जी ने 2014 से पहले दिया था। अब क्या मोदी जी को माफ किया जाएगा या संबित पात्रा जी को माफ किया जाएगा, जो कल से टेलीविजन चैनल पर बैठ करके एक झूठ परोस रहे हैं पूरे मीडिया में कि देश की सेना ने बाकायदा बदला ले लिया है और 7 सैनिक शहीद कर दिया, 2 चौकियों को ध्वस्त कर दिया। कल टेलीविजन चैनल्स पर सब ये चला है, जबकि DGMO ने आज ये माना है कि हमने कोई सैनिक, कोई भी प्रतिष्ठान ध्वस्त नहीं किया, कोई चौकी ध्वस्त नहीं की, कोई पाकिस्तान के सैनिक शहीद नहीं हुए। कर दीजिए इन पे। सुनिए,
तो ये आज तक नहीं, आज तक सुनिए और इंडिया सुनिए टीवी सुनिए, और इंडिया देख मैं ये सब झूठ ये बोल सुनिए, रहे थे। संबित पात्रा ये सुन इनके लीजिए, चैनल्स कल आप ही बोल बैठे हुए रहे झूठ बोल रहे थे। थे और आज ही मीडिया में आपके बारे में रिपोर्टिंग है कि आप झूठ बोल रहे हैं। कंप्लीट कर दूं संबित जी, अब मैं बताना चाहता हूं, संबित जी, मैं बताना चाहता हूं, मेरा बताना चाहता हूं संबित पात्रा जी, जो रुकिए, आप दोनों आपने कहा, आप दोनों रुकिए ना, दोनों रुकिए, एक संबित सेकंड पात्रा सुन लीजिए, दोनों रुकिए, दोनों रुकिए, झूठ मत परोसिए, एक सेकंड, दोनों बोलिए, रुकिए, झूठ मत परोसिए, एक सेकंड, दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, एक सेकंड के लिए दोनों रुक जाइए। रोहित जी, प्लीज राजीव जी, राजीव जी, आपको बोलने का मौका मिलेगा, मैं वादा कर रहा हूं आपसे। उनकी जबान चप्पल त्यागी, झूठ दिखाते हैं। राजीव त्यागी, आपको बोलने का मौका मिलेगा, मैं वादा कर रहा हूं आपसे। संबित जी, पूरी बात सुन ले। अगर वो झूठ बोल रहे हैं, मान लीजिए, एक मिनट सर, त्यागी जी एक मिनट, नहीं त्यागी जी एक मिनट, देखिए इन्होंने संबित जी एक मिनट, संबित जी, संबित जी, आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, संजय निरुपम ने सबूत मांगे, कांग्रेस ने बैक ट्रैक किया, उसके बाद झूठ को जाकर संबित पात्रा, अगर सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाने के बाद कांग्रेस ने बैक ट्रैक किया, आपने इस बार कार्रवाई की होगी, तब भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी। आपको भरोसा क्यों नहीं है सेना पर? अगर सेना ने कार्रवाई की है तो राजीव त्यागी को हम कल फिर पूछेंगे, फिर माफी मांगेंगे शर्मिंदा होके। क्यों आप ऐसे बीच में कूद पड़ रहे हैं बोलने के लिए? आप उनको बोलने दीजिए। अगर वो झूठ बोल रहे हैं, देश की जनता देखती है ना सर, देखिए जो तय कर लेती है अपने आप। मैंने बोले राजीव त्यागी, आज मैंने जो समाचार पत्रों में पढ़ा है, डीजीएमओ ने कहा है कि हमने कोई भी हमला नहीं किया है, पहली बात। दूसरी बात, संबित पात्रा ने जो बड़ी बड़ी बात की, डॉन पेपर निकाला, पता नहीं कहां के पेपर निकाल के आए। अगर पाकिस्तानी मीडिया से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी डर रही है तो पाकिस्तान की सेना की वजह से चूहा बनकर अपने बिल में घुस गई है। मुझे लगता है जो एथलीट ने, एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने जो इनको चूड़ियां भेजी हैं वो सही भेजी हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और स्मृति ईरानी जी को चूड़ियां खरीद के मोदी जी को दे देनी चाहिए। दूसरी बात, मेरे मित्र ने कहा कि हमारी सेना की शहादत जो हो रही है उसके बारे में मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। 35 महीने में जब हमारी सरकार थी 2014 से पहले, पूरे पाकिस्तान के अगेंस्ट 50 आम नागरिक मारे गए और साथ में 105 सैनिक शहीद हुए। भारतीय जनता पार्टी के 35 महीनों में 93 आम नागरिक मारे गए और 208 सेना के जवान शहीद हुए, जांबाज सेना के शहीद हुए। इसके अलावा पाकिस्तान के विषय में 1343 बार सीमा का उल्लंघन पाकिस्तान 35 महीनों में कर चुका है। 172 आतंकवादी घटनाएं जम्मू कश्मीर में हो चुकी हैं। मैं कंप्लीट कर दूं, देखिए कंप्लीट कर दूं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा रोहित जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, किसी अन्य दल की सरकार केंद्र सरकार में हो, वो कभी ये नहीं कह सकती कि सैनिकों की शहादत नहीं होगी। हाँ, वो कह सकती है पार्टियां कि सैनिकों की शहादत में हम कमी लाएंगे। हमने कभी आतंकवाद पे, पाकिस्तान पे और सैनिकों की शहादत पे कभी राजनीति नहीं की, कभी वोट मांगने का काम नहीं किया। इन्होंने हर विषय पे वोट मांगने का काम किया। मेरा तो एक ही वक्तव्य है कि 56 इंच का सीना कहां है, वो लाल लाल आंखें कहां हैं। पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद होना चाहिए। जलेबी खाकरा खाने आप पाकिस्तान पहुंच गए। हम ये कहना चाहते हैं, पाकिस्तान के टुकड़े क्या टीवी पे बैठ करके होंगे? क्या टीवी पे हवा से टीवी पे और टीवी से हवा पे मार करने वाली मिसाइल से होंगे? अगर टुकड़े करने तो इंदिरा गांधी जी की तरह से करिए। ठीक है सर, शुभकामना देते हैं। ठीक है सर, आपके साथ खड़े हैं। आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया था, संबित पात्रा, दिखता है आपकी सरकार एक बार जिक्र करके भूल जाती है। आप दोनों ने अपना पॉइंट रख दिया। भाषण आप दोनों ने अपना पॉइंट रख दिया। नो एक्शन, आप दोनों ने अपना पॉइंट रख दिया। जिस देश की राजनीति प्रपंच आपसी नफरत पे चलती हो, इसके अलावा कुछ नहीं आपके पास। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस देश की राजनीति आपसी नफरत पे चलती हो, जहां देश पढ़ा जाता हो गड्ढे में, और यहां लोग एक दूसरे पर इस तरीके से हमले करते हो कि बस आज मैं तुझे बेइज्जत करके घर भेजूंगा, इससे उनको कोई बेपरवाही, कंप्लीटली बेपरवाही हो कि कोई विदेश का मेहमान बैठा है, वो ये देख रहा है कि आप दोनों राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से बर्ताव करती हैं, वो देश क्या टुकड़े कराएगा किसी के? क्या सरकार और विपक्ष मिलके चलते हैं जब इस तरीके की कूटनीति होती है, या फिर सरकार चलती है और विपक्ष कदम कदम पे सबूत मांगता है और कहता है कि लाओ वीडियो दिखाओ, कल तुमने 7 आतंकवादी कैसे मारे? रोहित, वाकई अफसोस की बात है कि कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं जिन्हें हमें अपनी पॉलिटिकल जो बोलते हैं कि आपकी अपनी जो राजनीति है उसको एक तरफ रख के देश को सामने रख के बात करनी चाहिए। मैंने बहुत सारी डिबेट सुनी है, बहुत सारी डिबेट्स में बैठा हूँ। वो हकीकत ये है कि जो रूलिंग पार्टी है उसकी अपनी कंपल्शंस हैं और जो अपोजिशन पार्टी है वो अपनी कंपल्शंस लेके चलती है। रूलिंग पार्टी डिफेंड करती है और अपोजिशन पार्टी है जो उस पर लांछन लगाती है। वो कोई बदलते रहते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। ये जो आपका क्लिप दिखाया या जो उसके बदले में उन्होंने डिफेंड किया, लेकिन हकीकत ये है कि ज़रूरत आज किस बात की है? ज़रूरत इस बात की है
कि देश में ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज बट जितने भी सोचने वाले, जितने भी लोग हैं, आम आदमी से लेकर थिंक टैंक्स और जितने भी सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी है, सबको एकजुट होकर एक बात करनी है जहाँ तक पाकिस्तान या देश के किसी भी दुश्मन का सवाल है। और पाकिस्तान का जहाँ तक सवाल है, एक ही बात पूरा देश चाहता है कि इस समय पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। यहाँ तक मैं सहमत हूँ, सबक कैसे सिखाना चाहिए इस पे डिबेट हो सकती है। सिर्फ डिबेट इस बात पे हो सकती है कि सबक कैसे सिखाया जाए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि युद्ध इसका जो विकल्प नहीं है, लेकिन बहुत से दूसरे तरीके हैं जिससे हम पाकिस्तान को कमज़ोर बना सकते हैं। उसको 4 टुकड़ों में बांट सकते हैं या नहीं बांट सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है। ये हमारे बस का है या नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है। हम करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, ये अलग बात है। जब उसके 2 टुकड़े हुए, बांग्लादेश बना, उसके बाद हमें कुछ उस चीज़ का कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ये अपने आप में एक डिबेट है। तो ज़रूरी नहीं है, बांग्लादेश भी हमारे लिए कभी कभी जो है सरदर्द बन गया बीच बीच में। तो 2 टुकड़े होने से भी पाकिस्तान नहीं सुधरा, 4 टुकड़े। हकीकत ये है कि बहुत समय से ये कहा जा रहा है पाकिस्तान जो है एक फेल्ड स्टेट है, ये आने वाले समय में खुद ही अपने बोझ के तले दब के जो है डूबने वाला है। लेकिन जैसा मैंने कहा, आज का संदर्भ में जो पाकिस्तान ने भारत को लेकर नीति बनाई है, उसको एक बहुत जबरदस्त जवाब देने की जरूरत है। ठीक है। और सबको एकजुट होकर एक ही भाषा में बोलना चाहिए, क्योंकि हम पूरे हिंदुस्तान के बाहर भी, ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ एशिया, पूरे वर्ल्ड में लोग हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम एक हैं या बटे हुए हैं। हम दूसरों को बांटने की बात कर रहे हैं। अगर हम खुद ही बटे हुए हैं तो हम दूसरों को क्या बांटेंगे, क्या टुकड़े करेंगे हम, जब हम खुद ही टुकड़ों में बटे हुए हैं। तो एक तो नंबर 1 कि हमें एकजुट होकर एक सुर में एक ही बात करनी है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है। बट किस तरीके से सिखाना है, सर सबक कैसे सिखाएंगे? हाँ, वही मैंने कहा, ये तो डिबेटेबल है। मैं वही डिबेटेबल है। मैं एजेबी जैनी से मैं एक जल्दी से कमेंट लेना चाहता हूँ। जैनी साहब, सबक कैसे सिखाएंगे? यहाँ तो हम एक दूसरे को ही सबक सिखाने पे तुले रहते हैं। हमें लगता है कि दूसरे को नीचा दिखा दें, इसी में हमने जंग जीत ली है। हम सेना से सबूत मांगने से शर्म नहीं करते हैं, और फिर कहते हैं हम राजनीति भी नहीं कर रहे इस पे। रोहित जी, देखिए, मैंने सभी वक्ता को बड़े शांतिपूर्वक सुना, और मैं ये कहूँगा कि ये समय जो है बड़ा चिंता का है, बड़ा दुख का है, बहुत गुस्से का है। देश में रोष है, सिपाहियों में इस समय बहुत गुस्सा है। तो ये समय राजनीति के पराठे सेकना इस गर्म आग में अच्छी बात नहीं होगी। मेरे से पहले जो वक्ता जिन्होंने बोला, मैं उनसे पूरा सहमत हूं कि इस समय हमें एकता की जरूरत है। चाहे ऑपोजिशन पार्टी हो, कांग्रेस हो, कुछ हो, सीपीआई हो, बीजेपी, एनडीए, यूपीए, सबको मिलकर नेशनल इंटरेस्ट, माय कंट्री फर्स्ट, व्हाट इज इन नेशनल इंटरेस्ट शुड बी सुप्रीम, और उसी के ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी बात, मैं संबित पात्रा जी से बहुत हद तक सहमत हूं कि देखिए, नेशनल इंटरेस्ट में कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं की जा सकती। आप पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं कि वो डांट से नहीं बाजेगा, उसको 4 हिस्सों में बांटा जाए। हमने क्या बांटा नहीं पाकिस्तान को? हमने बांग्लादेश खड़ा कर दिया, लेकिन क्या पाकिस्तान बाज आया? देखिए, पाकिस्तान बना था 2 नेशन थ्योरी पर, और 2 नेशन थ्योरी क्या कहती है कि हमारे मुसलमानों की इज्जत किसी दूसरे देश में नहीं होगी, इसलिए हमें अपना देश दीजिए। तो मान लिया कि आपने कल को पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दिए, सिंध के, बलूचिस्तान के, पख्तूनिस्तान के, गिलगिट के, आपने 4 टुकड़े कर दिए, लेकिन जो कुछ भी पाकिस्तान का रह जाएगा, इतना सा भी टुकड़ा, उसका एक ही मुद्दा होगा, हेट इंडिया, हेट इंडिया, हेट इंडिया, 1000 कट्स, कश्मीर हमारा है, यही रहेगा। तो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी पाकिस्तान को। मेरा सोचने का थोड़ा तरीका अलग है कि पाकिस्तान को जैसे आप नक्शा दिखा रहे हैं कि 4 टुकड़ों में कर दिया जाए, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी रोहित जी। हमें प्रॉब्लम सॉल्व होगी इंटरनल सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए कि हम अपने वैली में, अपने कश्मीर में हम किस तरीके से चैन, अमन और वहां पर ट्रैंक्विलिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को लाएं। ये हमें देखना है, जिसके लिए पॉलिटिकल विल है। मैं ये मानता हूं
कि जो पाकिस्तान ने किया है और करते रहे हैं, बहुत ही वाहियात कार्रवाई की है उन्होंने, और उसका एक फौजी बदला तो होना चाहिए। आप मुंह तोड़ जवाब देते हैं, मैं कहता हूं ऐसा बदला होना चाहिए कि उसका जबाड़ा ही उखाड़ के ले आना चाहिए हमें। ये 1 सर से 10 सर और 50 सर से पूरा जबाड़ा चाहिए देश को इस समय, इतना गुस्सा है। लेकिन वो कहने के बाद मैं यही कहूंगा कि हमें इंटरनल सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। वैली में किस तरीके से लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ती जाए, वैली में किस तरीके से। अब देखिए, जो एग्जिस्टिंग सरकार है, ये तो मानी हुई बात है, मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा देश कह रहा है कि उसमें लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, उनकी सैंक्टिटी और उनकी लेजिटिमेसी खत्म हो गई है। तो अब वहां पे इस सरकार को हटके जो गठबंधन हुआ है, क्यों हुआ है, क्या मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, वो अपने सरकार के जो मालिक हैं वो जानते हैं बेटर कि क्यों ये ऐसा गठबंधन किया। आखिर 2 पार्टियां थी, उनकी दोनों की फिलॉसफी अलग है, उनकी दोनों की सोच अलग है, उनके दोनों के विचार अलग है, तो फिर ये एक टेबल पे कैसे आके बैठ गए। बहरहाल बैठ गए, वो बात अभी इतिहास हो गई। लेकिन इस सरकार को वहां से हटाकर गवर्नर रूल लाना चाहिए। गवर्नर रूल लाके आप फौज को 6 महीने पूरा फ्री हैंड दे दीजिए, ताकि वो इस किस्म की एक माहौल, इस किस्म की पीसफुल ट्रैंक्विलिटी, इस किस्म का एक एनवायरमेंटल सिक्योरिटी पैदा कर दे जिसमें कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन कैन टेक प्लेस। सॉल्यूशन फौज नहीं लाएगी रोहित जी, संबित पात्रा जी, फौज नहीं लाएगी सॉल्यूशन। फौज कभी भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती है। मैं अपनी कमी मानता हूं, फौजी होने के बावजूद, 40 साल नौकरी करने के बावजूद और देश में हर जगह आतंकवाद लड़ने के बावजूद फौज नहीं ला सकती सॉल्यूशन। इसका पॉलिटिकल इंटरवेंशन ही आंसर है। ठीक है सर। लेकिन उसके लिए फौज एक ऐसा सिचुएशन बना देगी अंडर गवर्नर रूल, जिसमें आप लोग, राजनीतिक लोग अपना पॉलिटिकल विल को अप्लाई करें, पावर शेयरिंग करें, जो भी चाहे करें, वो आपकी पॉलिसी है, वो आपको करना है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए 84 में हम लोग सिचुएशन नॉर्मल में लाए, सरकार ने गवाह कर दिया, 94 में लाए, 2004 में लाए, 2014 में लाए, हर बार फौजियों ने शहादत देके और ये इस सिचुएशन को इतना लाए कि पॉलिटिशियंस कुड प्ले देयर रोल एंड दे कुड मेक ए कंस्ट्रक्टिव हैप्पी पीसफुल कश्मीर। सर पॉलिटिशियंस ने तो रोल प्ले किया, सर पॉलिटिशियंस ने ही तो रोल प्ले किया। वो पॉलिटिशियंस ही तो हैं सर जो वहां पे कह रहे हैं कि ये लड़के तो पत्थर मारते हैं, ये असल में आजादी की जंग लड़ रहे हैं। वो पॉलिटिशियंस भी तो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं सर, वहीं से तो बात बिगड़ जा रही है अगर आप कह रहे हैं कि फौज कंट्रोल में लाके देती है। मैं वापस आता हूं आपके पास, संबित पात्रा से आपकी बात का जवाब लेता हूं। राजीव त्यागी कमेंट करना चाहते हैं, उसके बीच मंसूर बलोच हमारे साथ हैं, बलोच एक्टिविस्ट हैं। मंसूर बलोच, स्वागत है आपका। काफी देर से आपने बात सुनी है और मुझे उम्मीद है कि इन दोनों पार्टियों के नेताओं की बात सुनने के बाद भी आपका भरोसा हिला नहीं होगा कम से कम इस बात में कि बलोचिस्तान को आजादी दिलाने में हिंदुस्तान मदद करेगा। हेलो जी, सुन रहे हैं आपकी बात, बोलिए। जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि 30,000 से ज़्यादा जो है बलूचिस्तान में लोग जो है वो गायब है। इन लोगों का कत्लेआम हुआ है और चिंता इस बात की है कि जो गौदर में जो CPF जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बन रहा है उसके ऊपर हमारी चर्चा क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि वो हमारे भारत देश के लिए बहुत खतरा है। क्योंकि अगर वो बन जाएगा तो भारत देश को आने वाले वक्त में उससे बहुत तकलीफ़ पहुंचेगी, तो उसके लिए कोई रास्ता हम क्यों नहीं निकाल रहे हैं। और बलूचिस्तान में जो जुल्म हो रहा है और बलूचिस्तान में जो कत्लेआम हो रहे हैं, दिन ब दिन जवानें शहीद हो रहे हैं, औरतों की इज्जतें लूटी जा रही है, तो हमें तो बहुत उम्मीद थी 2016 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लाल किले से एक आवाज़ लगाई थी बलूचिस्तान के लिए, तो सारे बलोच और बलूचिस्तान के लोग और पूरे दुनिया में जितने बलोच लोग बसते हैं, सारे लोगों की एक उम्मीद जाग गई थी कि भाई हिंदुस्तान ज़रूर जो है बलूचिस्तान में इंटरफेयर करेगा और उसकी मदद करेगा। उम्मीद बची है कि ख़त्म हो गई है? हेलो, उम्मीद बची है अभी या ख़त्म हो गई है? नहीं, उम्मीद बिल्कुल बची हुई है। उम्मीद तो पहले से अभी और उम्मीद जिंदा है, उम्मीद ख़त्म नहीं हुई है।
क्यों आपको लगता है कि हिंदुस्तान आपकी मदद करेगा और बलूचिस्तान को आज़ादी दिलाने में रोल प्ले करेगा? देखिए, एक बात तो यह है कि मैंने इससे पहले आपसे कहा कि जो गौदर के अंदर जो पोर्ट चाइना बना रहा है, अगर वो बन जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हमें हिंदुस्तान को होगा। अगर आप इसकी स्टडी करें और अगर इसको आप देखें तो चाइना जो कॉरिडोर बना रहा है, चाइना अगर कॉरिडोर बनाने अगर उसका मकसद होता तो वो उसके पूरे रूट की जो लाइन होती वो सिटीज के अंदर से ले सकता था, लेकिन उसने हिंदुस्तान के बॉर्डर से भी उसको रास्ता निकाला है। तो कहीं ना कहीं चाइना की भी नीयत जो है वो ठीक नहीं है। इसके ऊपर हमें बहुत गौर से सोचना चाहिए। संबित पात्रा, जो बात ये बलोच एक्टिविस्ट कह रहे हैं, क्या हमारी सरकार उस पर सोच नहीं रही है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो बात अभी एजेबी जैनी साहब कह रहे थे कि भाई सेना आपको माहौल दे सकती है, उसके बाद तो पॉलिटिशियंस को ही करना है, पॉलिटिकल विल तो दिखाइए। आज मैं चेतन चीता से मिला, सीआरपीएफ के कमांडर जिनको 9 गोलियां लगी थी। उन्होंने भी मुझसे यही बात कही कि कमांडर तो इस देश के पास बहुत सारे हैं, लीडर नहीं है जिसके पास पॉलिटिकल विल हो। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि एक लीडर विद पॉलिटिकल विल चाहिए, और मुझे लगता है, बाकी पैनलिस्ट को क्या लगता है मैं नहीं बोल सकता, मुझे लगता है मोदी जी वो लीडर हैं जिनके पास वो पॉलिटिकल विल है। दूसरी बात है, जहाँ तक हमारे बलूच गेस्ट जो हैं जिन्होंने कहा कि उनको एक विश्वास जगा है 2016 से, मैं ये भी नहीं कह सकता टीवी चैनल में कि आप वो विश्वास बरकरार रखिए, क्योंकि वो शर्मल सीख मूवमेंट ऑफ इंडिया होगा, क्योंकि मैं एक पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ, कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। इसलिए कहना बहुत खतरनाक होता है कि हाँ हम किसी दूसरे देश में दखलंदाजी दे रहे हैं। कुछ चीज़ डोमेन में नहीं होती है, वो अंदर खाते होती है, उनको अंदर खाते होने दीजिए। तीसरी बात, जहाँ तक जैनी साहब का सवाल है, बहुत उन्होंने लाजमी बात कही कि जो कश्मीर में सरकार है वो दोनों फिलोसॉफिकली, आइडियोलॉजिकली बहुत अपोजिट पोल्स में है। बिल्कुल सही है। बीजेपी की अपनी एक सोच है जिसको आप लोग राइट विंग कहते हैं, और पीडीपी बिल्कुल वहाँ का जो इस्लामिक वे है उसको लेकर चलता है। जम्मू से बीजेपी आई है, जितने सीट हमें मिले हैं वो जम्मू से मिले हैं, और जितने सीट वैली से आए हैं वो पीडीपी को, कुछ एनसी को मिले हैं। देखिए, हम हट जाएंगे, एक आपने कहा इसको हट जाना चाहिए, इसके हटने से क्या संदेश जाएगा मैं बताता हूँ, बुरा मत मानिएगा, जो मुझे लगता है मैं बता रहा हूँ। ये सरकार हट जाएगी तो हमेशा के लिए एक संदेश जाएगा कि जम्मू जो हिंदू डोमिनेटेड है वो कभी भी सरकार फॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो लोग हैं यहाँ से जो चुन के जाते हैं, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी अलग है, ये वहाँ बैठ नहीं सकते हैं सरकार में, क्योंकि होना तो वही है जो वैली के नेता चाहेंगे। मैं आज देखिए, मैं हिंदू मुसलमान नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ, मगर ये पूछना चाहता हूँ कि बार बार जो कांग्रेस के लोग भी बोलते हैं ये अनहोली नेक्सस है बीजेपी और पीडीपी का, मतलब कांग्रेस और एनसी बन जाए तो ये होली हो जाएगा, एनसी और पीडीपी बन जाए तो ये होली हो जाएगा, मगर सिर्फ हिंदू जम्मू से आकर अगर वैली के साथ वो कॉन्ग्लोमरेशन हो जाता है तो वो अनहोली बनता है। ये आप सोचिएगा जरा। तीसरा विषय, मैं आज सिर्फ मेजर, हाँ बताइए। आप अपनी सरकार को डिफेंड करने में जुट गए जम्मू कश्मीर की, बताइए। विषय आज का ये है नहीं, विषय ये है कि जम्मू कश्मीर की सरकार में लोगों का इकबाल खत्म हो रहा है। ये बात जैनी साहब ने सवाल पूछा था, सुन लीजिए ना, उन्होंने क्या कहा। आप उसके मतलब पे जाइए ना सर, आप शब्दों पे जा रहे हैं। उसका मतलब ये है कि लोगों में इकबाल खत्म हो रहा है। अगर लगातार वहां पे एक के बाद एक ऐसी चीजें हो रही हैं तो या तो सरकार उनको कंट्रोल कर ले, या फिर सरकार हाथ पीछे खींच ले कि भाई हम है ही नहीं, हम एग्जिस्ट नहीं करते, लगाइए गवर्नर रूल, दे दीजिए सेना को, और फिर वो आपको माहौल बना के दे दोबारा, और फिर आप लोग राजनीतिक रोटियां सेकिए। कोई कहेगा कि लड़के आजादी मांग रहे हैं, कोई कहेगा कि हिंदू मुसलमान का मसला। कोई राजनीतिक रोटी नहीं सेक रहा है, मैं बहुत कैंडिड टॉक कर रहा हूं साहब, और यहाँ हर कोई मन में, देखिए जो आप लोग सोच रहे हैं बोल नहीं रहे हैं। वहाँ पे वैली में इशू क्या है, वहाँ पॉलिटिक्स का इशू नहीं है, ये नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ रेडिकलाइजेशन ऑफ इस्लाम है। इस बात को आप लोग जब तक नहीं समझेंगे हम डिबेट ही करते रहेंगे, और एक दिन हम सब मुंह की खानी पड़ेगी हम सबको, मतलब, क्योंकि हम लोग सच नहीं बोलेंगे ना। तो इसका मतलब क्या मैं ये समझूं संबित पात्रा, सब लोग खाली बोलेंगे नहीं डेवलपमेंट नहीं हुआ, अगर फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं लड़के आजादी के लिए लड़ रहे हैं, सर मैं ये समझूं कि फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं लड़के आजादी के लिए लड़ रहे हैं, और कांग्रेस उनकी गठबंधन की पार्टनर है राजीव त्यागी, तो कांग्रेस भी लड़के आजादी के लिए लड़ रहे हैं कि पक्षधर है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो आईएसआईएस का झंडा लहराते हैं
जो इस्लाम के नाम पे वहां पर राज लाने की बात करते हैं, कांग्रेस उनका भी समर्थन करती है, क्या मैं ये समझ लूं? 1953 में जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला ये भी जी को बताइएगा जेल में उनको डाल जेल से दिया निकाला गया था। किसने था, 20 साल, और मुस्लिम लंबे कॉन्फ्रेंस 20 का साल नाम नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी कैसे के हुआ था? सरकार ने। ये कहानी सुनिए, आप हाँ, एक बार सुना चुके बता रहा हैं। हूं। उसी ये में भी बता रहा हूं, बताइएगा, उसी में बता- शेख अब्दुल्ला हाँ, को उसी जेल में से बता रहा हूं, निकाला उसी में किसने? बता रहा हूं। मुस्लिम 1973 कॉन्फ्रेंस को में नेशनल महान कॉन्फ्रेंस बनाया किसने? कांग्रेस का मुखौटा हाँ, बता नेशनल रहा हूं, कॉन्फ्रेंस उसी- बनी कैसे उसी में बता रहा कश्मीर हूं। में? आप सुन लीजिए प्लीज, 3 सवाल सुन पूछ लीजिए लिए मेरे प्लीज। साथ साथ। मैं मानता हूं आपका ज्ञान बहुत दुरुस्त है, लेकिन थोड़ा नहीं बहुत सर। मैं भी जानता हूं। सुन लीजिए, अब 1973 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जम्मू कश्मीर में, 2/3 बहुमत की सरकार थी। कश्मीर में पीसफुल सॉल्यूशन के लिए 1973 में महान इंदिरा गांधी जी ने, निर्भीक इंदिरा गांधी जी ने, वीर इंदिरा गांधी जी शेख ने अब्दुल्ला को जेल से निकाल दिया। 1973 में फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला को जेल से बाहर सर, निकाल कहिए ना, करके स्वतंत्रता और एक सेनानी, peaceful महान accord करने का स्वतंत्रता काम सेनानी किया शेख अब्दुल्ला था। जी को जेल से और निकाल दिया। 1971 में सर उनके आगे भी तो लगाइए महान स्वतंत्रता सेनानी। 1971 में निकाला था, फिर बताइए ना। अभी आप पीठ भी 1971 में थपथपाना चाहते इंदिरा हैं गांधी ने, कि जवाहरलाल नेहरू जी ने अंदर डाला था, फिर आप अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं कि इंदिरा जी ने निकाला था। नहीं बोलते आप, मेरे को बोलने नहीं देंगे तो मैं चुप हो जाता हूं। आपको बोलने दूंगा, लेकिन आप डबल स्टैंडर्ड की बात ना करें ना फिर त्यागी जी। आप अगर मुझे बोलने नहीं एक तरफ शाबाशी चाहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने जेल में डाला था, फिर आप दूसरी तरफ इस पे भी शाबाशी चाहते हैं कि इंदिरा जी ने जेल से रोहित सरदाना जी, रोहित सरदाना जी, आप भी डबल स्टैंडर्ड की बात ना करें। बिल्कुल नहीं सर, आप भी डबल स्टैंडर्ड की बात ना करें। सुन ले पहले पूरी बात, आप सवाल पहले पूरी बात सुन ले। मुझे 1.5 मिनट दे दीजिए। आप लीजिए सर, 2 लीजिए। 1.5 मिनट दे दीजिए। 2 मिनट लीजिए आप। ये वो पीडीपी है जिस पीडीपी के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था, बाप बेटी मुस्लिम की कॉन्फ्रेंस, सरकार ने नेशनल जम्मू कॉन्फ्रेंस कश्मीर कैसे बन का गई कांग्रेस के साथ आके? इसको तो भाइयों बहनों, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे बन गई कांग्रेस का मुखौटा बनने के लिए? सुन लीजिए पहले पूरी बात। रोहित सरदाना जी, मुझे आज आप अन्याय कर रहे हैं। मैं बिल्कुल अन्याय नहीं कर रहा, आप अन्याय कर रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप उसको घुमा के वापस इस बात को कह रहे हैं कि पीडीपी ऐसी थी, बीजेपी ऐसी थी। क्योंकि आपको मैं चुकते मैं तो कह रहा हूं सर, पीडीपी बीजेपी ने कर दिया सत्यानाश, चलिए मान लिया। आपको बुरा लग रहा है। आपने क्या किया सर, बताइए ना। 60 साल में इनकी खाल उधेड़ रहा हूं, आपको इतने मौके मिले सर, आपने क्या किया 60 साल में? आपकी खाल इतनी मोटी हो गई सर, 60 साल तक आप लोग राज करते रहे, आप लोगों ने कभी परवाह नहीं की सर इस देश की क्या स्थिति हो रही है। नहीं कहा था हमारी तो खाल बहुत पतली है। सुन लीजिए रोहित जी, आप अन्याय कर रहे हैं। देखिए, आप बताइए ना सर, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे हुई कांग्रेस का मुखौटा बनने के लिए? जिसने आपको 27 चुनाव हरवाया, प्लीज आप इसमें नहीं बोलेंगे। ने कहा था कि दिल्ली में बैठी सरकार की वजह से जम्मू कश्मीर के हालात हैं। लगातार 3 दिन से 3 बैंक डकैती हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खामोश है। सरमल शेख का जिक्र आया, बलूचिस्तान का जिक्र आया। जितने भी जी न्यूज के सम्मानित व्यूअर से सुन ले कांग्रेस के प्रवक्ता की बात, ये कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन है जो मैं कहना चाहता हूं। हम बलूचिस्तान में जब कांग्रेस की सरकार आएगी, हस्तक्षेप जारू रखेंगे और जरूरत पड़ेगी तो बलूचिस्तान को तोड़ने का त्यागी जी पहले पूछ लीजिए दफ्तर से, त्यागी जी पहले दफ्तर से पूछ लीजिएगा, क्योंकि पहले कई दफे ऐसा हो चुका है। आप यहाँ पर बैठ के बोलते हैं कि जेलों में डंडे चलाने चाहिए सरकार को, और राहुल गांधी वहां पे जाके लगा देते हैं मरहम। चुनाव भूल जाते हैं उस बात को, फिर टीवी पे आते हैं तो ये कहते हैं मेरी पार्टी की ऑफिशियल लाइन है। बाद जाकर के ये ऑफिशियल लाइन तो सर संजय निरुपम ने भी ली होगी, जब उन्होंने कहा था कि लाओ सबूत लाओ सर्जिकल स्ट्राइक के। बाद में आप ही आए थे ये कहने के लिए कि संजय निरुपम ऑफिशियल बयान नहीं देते हैं। की वजह से उनका इस्तीफा ले लिया गया था। और उन्होंने इस्तीफा भेजा था अपना, लेकिन उसके बाद भी मैं बात कहना चाहता हूं, मैं कांग्रेस प्रवक्ता की हैसियत से कहना चाहता हूं, मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को मेरी बात बुरी लगती है, हो सकता है आपको बुरी लग रही हो, लेकिन हम लोग बागों ने कुर्बानियों दे करके निश्चित रूप से पाकिस्तान को कैसे का काम किया, और जो पड़ेगी पाकिस्तान के 4 टुकड़े हम करेंगे। आपने सर अब भी नहीं बताया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ये बताइए ना, समाजवादी पार्टी में कहां पहुंच गए, पीडीपी से गठबंधन हो गया। आप तो राष्ट्रवादी सरकार थे, आप तो बुरानवादी को आतंकवादी मानते थे, नेहरू इंदिरा गांधी के लिए बुरानवादी को चाहते हैं, लेकिन इस बात पे पर्दा रखना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आज तक कांग्रेस पार्टी का मुखौटा है जम्मू कश्मीर में। कांग्रेस को पैर जमाने के लिए वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की आड़ लेनी पड़ती है, इसलिए आप लोग छोड़ते नहीं है उनके आजादी के नारे के बावजूद। अच्छा मल्होत्रा, 172 बार इस सारी बात को सुनने के बाद कर चुका है, आपने उनको भी सुना, जो बलोच एक्टिविस्ट हैं वो आज भी भरोसा जता रहे हैं कि हिंदुस्तान हमें मदद करेगा, हमें इस बात का यकीन है। लेकिन दूसरी तरफ आपके यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो रूलिंग हो चाहे वो ऑपोजिशन हो, वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हुए भूल जाती हैं कि देश भी उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी है पूरा का पूरा। रोहित, मैं तो जैसे पहले जिक्र किया कि पाकिस्तान का मुद्दा या पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी इशू है, आतंकवाद है, जो भी है, ये इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के हमें इसे हैंडल करना चाहिए। एक नेशनल इंटरेस्ट अलग चीज़ होती है और छोटे मोटे
अब हजारों मुद्दे हैं जिस पे आप डिफर भी कर सकते हैं। कांग्रेस के नेता पाकिस्तान जाके कहते हैं कि हमें सरकार में ला दीजिए, मोदी को हटा दीजिए, हम ठीक कर देंगे, तो नेशनल इंटरेस्ट कहाँ है सर? तो बिल्कुल गलत है ना, वो अप्रोच ही गलत है। मैं फिर से दोहराऊंगा कि नेशनल इंटरेस्ट के कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो पाकिस्तान को लेके हो, चाहे कोई और भी इंटरनेशनल इशू हो, उस पे कम से कम हमें एक सुर और एक आवाज में लाखों के बयान चलाइए अगर आप में हिम्मत है तो। हमारा जितना भी डिफरेंसेस हैं, आप में हिम्मत नहीं है रोहित सरदाना जी, आप नहीं चला सकते उन बयानों को। कारण ये है रोहित सरदाना जी, मैं जानता हूं आपकी मजबूरी क्या है, मैं जानता हूं जी न्यूज की मजबूरी क्या है। बोल रहे हैं आज इसको एक बात कहना चाहूंगा, अगर हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बयान चलाइए, क्या बोल रहे हैं आप? वाले बयान चलाइए, हिम्मत है स्वीकार करिए, चैलेंज स्वीकार करिए मेरा। अरे त्यागी जी क्या बोल रहे हैं आप? चैलेंज स्वीकार करिए ना मेरा। किस चीज का चैलेंज स्वीकार नहीं कर पाएंगे आपने खुद? त्यागी जी आपने मोबाइल पे हवा से अभी प्रधानमंत्री का बयान चलाया, हमने रोका। जो आप लोग कर रहे हैं त्यागी जी, जो आप आपने अभी प्रधानमंत्री का बयान चलाया, हमने रोका, हमने रोका। त्यागी जी आपकी गलतफहमी है, हमने भी राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से खूब सीखा है। कांग्रेस पार्टी जैसे एडिट कर करके वीडियो भेजती थी और ऊपर लगाती थी एम्बार्गो कि ऐसे नहीं ऐसे चलाइएगा। सारे देश ने देखा है सर, आप वर्ड प्रेस फ्रीडम डे के दिन उस पार्टी के प्रवक्ता जिसने इस देश में इमरजेंसी लगाई, सर आप हमें ये बता रहे हैं कि पत्रकारिता कैसे होगी? त्यागी जी प्लीज कम से कम अपने डबल स्टैंडर्ड को छुपाने के लिए इस तरीके के आरोपों में मत जाइए प्लीज। प्लीज त्यागी जी प्लीज, आपने खुद प्रधानमंत्री का बयान चलाया, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि मैंने चला दिया। अरे सर आपने चलाया कहां ये तो देख लीजिए, घर पे बैठ के मोबाइल पे चलाते रहिए, जी न्यूज पे नहीं होंगे तो केवल आप ही को सुनाई देगा, परिवार को सुनाते रहिएगा, देश के लोगों को नहीं सुनाई देगा। आप जी न्यूज पे थे इसलिए देश तक आपकी वो आवाज पहुंची कि आप प्रधानमंत्री का बयान सुना रहे थे। आप सुन लीजिए अचल मल्होत्रा जी को, अब आपकी आवाज बंद है क्योंकि आप चिल्लाना बंद नहीं करेंगे। आपको लगता है कि विपक्ष में होना रास नहीं आता, आप अपनी आवाज बंद रखिए। अब अचल मल्होत्रा जी को सुन लीजिए। मल्होत्रा साहब अपनी बात पूरी कीजिए, उनकी आदत है। जी रोहित, मैं वही बार बार दोहराऊंगा, एक ही बात को दोहराऊंगा कि देश की सुरक्षा, नेशनल इंटरेस्ट को लेकर बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिसपे हमें पार्टी डिफरेंसेस को एक तरफ रखना है और एकजुट होकर पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को। नहीं, हालत तो खराब है, इसीलिए तो कहने की जरूरत पड़ रही है। अगर इनकी हालत ऐसी नहीं होती तो हमें और आपको ये बताने के लिए इन्हें सीख देने की जरूरत नहीं होती। अब इन्हें अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, पॉलिटिकल कंपल्शन से ऊपर उठकर इंटर पार्टी मीटिंग करें, बिहाइंड द डोर्स करें। पब्लिक डोमेन में नहीं शेयर करना चाहते मत करें। पात्रा जी ठीक कह रहे हैं, किसी हद तक बहुत सी बातें होती हैं जो आप पब्लिकली नहीं बोल सकते ना करें, हम भी नहीं कहते कि आप पॉलिसी बताएं। बिल्कुल, लेकिन आप एक इंटर पार्टी मीटिंग तो कर सकते हैं, बिहाइंड द डोर्स तो कर सकते हैं, एक कंसेंसस पे तो आ सकते हैं कि भाई हमें पाकिस्तान से कैसे डील करना है, और फिर उतना ही बताइए जनता को और करके दिखाइए और बताइए कि हाँ हम इतना कर रहे हैं, या हमारा ये करने का तरीका है, या हमारे मन में ये है, इससे हम इस तरीके से पाकिस्तान को पनिश करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि युद्ध, बीइंग ए डिप्लोमेट, मैं हमेशा इस बात में विश्वास रखता हूँ कि युद्ध किसी भी चीज़ का विकल्प नहीं है, बातचीत से ही सुधारना और संभालने की ज़रूरत होती है। अफसोस की बात है कि पाकिस्तान एक ऐसी दीवार की तरह है जिससे बात करें तो किससे बात करें। तो ऐसे हालात में हालात ऐसे हो गए हैं। मैं वो सुब्रमण्य जी की उन्होंने जो कहा उनकी बातों में दो एलिमेंट्स थे। एक था पाकिस्तान को पनिश करना है और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध करने की नौबत आ गई है। ऑफकोर्स उन्होंने बंटवारे की भी बात करी है। मैं उनके पहले एलिमेंट से सहमत हूं कि पाकिस्तान को पनिश करने का समय बहुत पहले ही आ चुका था और हमारे हाथ में बहुत से ऐसे हथियार हैं जिसे इस्तेमाल करके हम बिना किसी इंटरनेशनल ओपिनियन में अपनी इमेज को खराब किए हुए सभी, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, टेलीविजन पे आ रहे हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात हो रही है। मेरे कोलीग ही हैं गोपाल बागले, जूनियर थे मुझसे, वो उन्होंने भी कुछ बताया, मोस्ट फेवर्ड नेशन, WTO वगैरह के बारे में बात करी। लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारा लेजिटिमेट राइट है। पाकिस्तान अगर हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं दे रहा है तो WTO में भी बहुत सारी ऐसी प्रोविजंस हैं जिसको इन्वोक करके हम इस मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस को विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि ट्रीटी को एनल किए बिना, उसको एब्रोगेट किए बिना हम उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर उस पर कोई रिव्यू चल रहा है जो सरकार अभी नहीं बताना चाहती है तो वो अलग बात है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इंडस वाटर ट्रीटी शेयरिंग अरेंजमेंट है वो रिव्यू हो रहा है और आने वाले वक्त में हम कुछ ऐसी
ठोस कदम उठाएंगे जिससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में भी बात उठी है, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है प्रधानमंत्री जी ने चाइना के प्राइम मिनिस्टर को इस बारे में अपना जो विचार थे वो रखे थे, अपना वो उन्होंने अपना कंसर्न जताया था, लेकिन उससे आगे हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं। नहीं सर, ये देखिए, अगर ये कॉरिडोर बिल्कुल सही है, अगर ये बन गया तो वो एक तो हमारी जो सॉवरेनिटी पे चैलेंज है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आप इतना लॉजिस्टिक्स और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे तो आप समझ लीजिए कि डी फैक्टो हम उसको भूल जाए कि भाई वो पाकिस्तान कराकरम हाईवे बना था सालों साल पहले, अब वो बन गया, जब बन गया अब आपकी आंखों के सामने बन रहा है। अब वो वन रोड वन बेल्ट की बात हो रही है, आप उसको अब पाकिस्तान चाइना का इनिशिएटिव है, हम उसको नेगेट तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने कंसर्न्स तो बता सकते हैं। और डेफिनेटली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे हमें बहुत ही कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। या तो आप सोच लीजिए कि आपने दिमाग में बना के रखा हुआ है कि आने वाले वक्त में हमारा कश्मीर हमें मिल जाए और उनका कश्मीर जो उनके पास है कश्मीर वही रख लें और यही फाइनली जाके सोल्यूशन होने वाला है। अगर हमने ऐसा मन बना लिया तो फिर वो दूसरी बात है, लेकिन आज वक्त है, बिल्कुल सही बताया उन्होंने। और बलूचिस्तान बनता है नहीं बनता है, वो एक बलूचिस्तान के लोगों की अगर इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो बना ही लेंगे उसको, ठीक है। और वक्त आने पे मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार उसकी मदद करेगी बनाने में, क्योंकि अल्टीमेटली वो फिर हमारे ही इंटरेस्ट में, जैसे बांग्लादेश बनाने में हमने मदद करी, जब वक्त आया अंदर से जब उठेगी बलूचिस्तान में, वहाँ का विद्रोह इस हालत पे पहुँच जाएगा, खुद ब खुद वहाँ ऐसे हालात पैदा हो जाएगी कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। और उस राइट समय पे हाँ, उसके लिए माहौल बनाने में अगर हम कुछ मदद कर सकते हैं तो ज़रूरी है, वो हमें करना चाहिए, शायद कर भी रहे हों, क्योंकि बहुत से कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं जो पब्लिकली हम नहीं कह पाते हैं, ठीक है। तो जो ओवर्टली हम कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। अब धीरे धीरे हमने इंटरनेशनल फोरम में भी ये बात उठानी शुरू कर दी है, अगर वो कश्मीर पे बोलते हैं तो हम उनके द्वारा की हाँ वो जो ज्यादतियाँ बालूचिस्तान में या दूसरे हिस्सों में कर रहे हैं उसके बारे में उन्होंने बात करनी शुरू कर दी है। इसको और जोर शोर से करने की जरूरत है। और जहाँ तक पाकिस्तान, अब लोग आप सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि सारी दुनिया जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो फैक्ट्री है आतंकवाद का, उसके बावजूद भी पाकिस्तान को एड भी मिलती है, और तो उसका एक सिंपल सा रीजन है कि पाकिस्तान की एक न्यूसेंस वैल्यू है आज की तारीख में इंटरनेशनल कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो सोचता है कि ये अगर इसको हमने कुछ नहीं किया तो आतंकवाद को अफगानिस्तान में और दूसरी जगह में आतंकवाद रोकने में जो हमें मदद मिल सकती है इससे वो नहीं मिलेगी। तो वो एक बड़ी सेलेक्टिव अप्रोच है, उसको हम उनके विचार बदलने के लिए भी कोशिश करनी चाहिए हमें। ठीक है, चलिए मैं जैनी साहब से एक कमेंट लेना चाहता था, लेकिन समय बीच में काफ़ी बर्बाद भी हुआ, समय खत्म हो गया। बहुत माफ़ी चाहता हूँ जैनी साहब, मैं एक कमेंट आपसे ज़रूर लेना चाहता था लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा। फिलहाल धन्यवाद आप सबका ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। बातें सारी बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है पॉलिटिकल विल की, यानी कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की और राजनीतिक एकजुटता की भी। अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष केवल एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में लगे रहेंगे तो यकीन मानिए कि आप अपने नहीं, एक दूसरे के नहीं, बल्कि इस देश की इज्जत को तार तार कर रहे हैं। इससे आपको बाहर आना होगा। ये मैसेज भी सरकार को और विपक्ष को क्लियरली समझना चाहिए। कम से कम ऐसे मसलों पर जहां देश की सुरक्षा हो वहां पर एक सुर में बात करनी चाहिए।